नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी और ये बुक नंबर 2 है और इसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। और ये आज हम चैप्टर 8 के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेके 7 तक के सारे वीडियोज़ को बना रखा है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सबसे लास्ट और अंतिम चैप्टर है, तो इसके बाद आपका बुक नंबर 2 जो है सोशियोलॉजी का, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स और आज इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन से क्या समझते हैं? सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? सामाजिक आंदोलन क्या होता है? तो ये समाज को एक आकार देते हैं। जो सामाजिक आंदोलन होता है, जो सोशल मूवमेंट होता है, वो किसी भी समाज के अंदर रह रहे लोगों को जीने का आकार देता है, आधार देता है, समाज को एक सक्रिय रूप से अग्रसर बनाने में काफ़ी मदद करता है। 19वीं सदी में कुछ सुधार आंदोलन हुए थे। आप लोगों को मैंने कई चैप्टरों में बताया है कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, कई प्रकार के ऐसे अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने समाज को सजग बनाने के लिए आंदोलन किए गए थे। जैसे जाति व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, लिंग आधारित जो भेदभाव था उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आजादी के लिए आंदोलन हुआ था। तो ये कुछ ऐसे आंदोलन हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, सामाजिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के दौरान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन के लक्षण। अब देखिए, अगर कहीं सामाजिक आंदोलन होता है तो उसके लक्षण क्या हैं, किन किन कारणों से होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा चैप्टर का जो मेन मोटिव है वही है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड सभी पॉइंट्सों को डिस्कशन किया जाएगा। एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर कहीं भी सामाजिक आंदोलन होता है, सोशल मूवमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए अचानक से कोई सोशल मूवमेंट तो होता नहीं है और अचानक से कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं होता। इसके लिए एक लंबे अवधि की जरूरत होती है। लंबे अवधि के दौरान कई प्रकार की सजगता को दिखाया जाता है, सक्रियता को दिखाया जाता है, एकता को दिखाया जाता है, कई प्रकार के भावना को उत्पन्न किया जाता है, तब जाके सामाजिक आंदोलन की शुरुआत होती है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन के लिए होता है। एक पॉइंट के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी हम सामाजिक आंदोलन की बात करेंगे तो याद रखिएगा, सामाजिक आंदोलन हमेशा जनता के हित के मामलों में ही होता है, जनता के अच्छे भविष्य के लिए ही होता है। जैसे आदिवासी का जंगल पर अधिकार के लिए जो आंदोलन हुआ, विस्थापित लोगों के पुनर्निवास के लिए जो आंदोलन हुआ, ये सब जो है वो सामाजिक आंदोलन के लक्षण में आते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। किसी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए या फिर उसके अंदर सुधार लाने के लिए यहाँ पे आंदोलन किया जाता है। सामाजिक आंदोलन के विरोध में प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी सामाजिक आंदोलन होता है तो उसके विरोध में ही प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेता है। जैसे सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के खिलाफ धर्म सभा बन गया था क्योंकि उस समय की संस्कृति में, उस समय के समाज में लोग सती प्रथा जो था या बाल विवाह जो था, इसे जायज मानते थे, इसे सही मानते थे। तो फिर क्या हुआ, जब जिस संस्कृति या जिस समाज में या जिस सभ्यता में जो चीज जायज माना जाए और उसके विरुद्ध अगर आवाज उठाया जाता है तो वहां के लोग इकट्ठा होकर उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू होते हैं। तो ऐसा ही कुछ सती प्रथा के समय भी हुआ कि सती प्रथा को जब खत्म करने की बात आई तो उस समय के धर्म के लोगों ने अपनी सभा बनाई, जिसने अंग्रेजों से सती प्रथा खत्म करने के विरुद्ध कानून न बनाने की मांग की। इन लोगों ने अंग्रेजों से क्या कहा कि ये प्रथा चलती रहेगी क्योंकि ये हमारी संस्कृति में है, तो ऐसा कोई कानून न बनाए, कोई नियम न बनाए, कोई नीति न बनाए जिससे हमारा संस्कृति परेशानी में आ जाए या फिर हमारे संस्कृति को हानि पहुंचे। सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधन विकसित करते हैं, मोमबत्ती या मशाल जुलूस या नुक्कड़ नाटक, गीत इत्यादि। अब देखिए, समाज में आंदोलन करने का या फिर विरोध दिखाने के कई प्रकार हो सकते हैं, कई तरह से ये विरोध दिखाया जाता है। जैसे मोमबत्ती जला के हो गया, या फिर मशाल का जुलूस निकाल के हो गया, या फिर आवाज का नारा लगा के हो गया, या फिर नुक्कड़ नाटक करके हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो इसके विरोध को दर्शाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं भी यही लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सामाजिक आंदोलन के तीन मुख्य रूप से सिद्धांत पाए जाते हैं। पहला सिद्धांत तो है सापेक्षिक वचन का सिद्धांत, याद रखिएगा पहले नंबर पे आता है सापेक्षिक वचन का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे आता है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ये नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे क्या है, सापेक्षिक वचन का सिद्धांत, दूसरा है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। आप टेंशन मत लीजिए, आपको इन सारे पॉइंट्सों को अभी समझाया जाएगा कि सापेक्षिक वचन का सिद्धांत क्या होता है, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन का सिद्धांत क्या होता है, और तीसरा है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत होते हैं। अब हम एक एक आंदोलन को समझते हैं कि किसे हम सापेक्षिक वचन का सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आंदोलन का सिद्धांत है उसमें क्या आता है, सापेक्षिक वचन का सिद्धांत। तो अब इसे देख लेते हैं। सापेक्षिक वचन का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, सामाजिक संघर्ष तथा सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है, मतलब किसी भी समाज में संघर्ष या फिर आंदोलन तब उत्पन्न होता है जब सामाजिक समूह अपनी स्थिति खराब समझता है। एक ऐसा समाज जब उसमें रहने वाले व्यक्तियों को अपनी स्थिति पहले से ज्यादा खराब लगने लगती है, तो इसे हम सापेक्षिक वचन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण में आप क्षोभ या रोष दोनों लिख सकते हैं। रोष मतलब गुस्सा और क्षोभ मतलब आकांक्षा। तो ये सापेक्षिक वचन के सिद्धांत में नंबर 1 पे आता है। दूसरा नंबर है हमारा सापेक्षिक वचन के सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया है। तो देखिए, सामूहिक गतिविधि के लिए वंचन का आभास आवश्यक है। किसी भी समाज के विकास के लिए या सामूहिक गतिविधि के लिए या सामूहिक विकास के लिए बातें करनी बहुत जरूरी है लोगों से, लेकिन एक पर्याप्त कारण यही नहीं है कि हम बात करने के बाद उन चीजों को सुधार लेंगे। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था, सापेक्षिक वचन का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर हमारा है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये नंबर 2 पे है हमारा। तो द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन क्या होता है, सामाजिक आंदोलन में स्वयं का हित चाहने वाले विवेकी व्यक्तिगत अभिनेताएं हो गए, इनका पूर्ण योग होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो अपना हित ज्यादा चाहते हैं, जैसे आज के राजनेता हो गए, आज के नेता लोग हो गए। अब वो तो है जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, लेकिन सबसे पहले उनका अपना जेब और पेट भरना चाहिए, जनता भाड़ में गया। तो ऐसे ही लोग जो सामाजिक आंदोलन में स्वयं का हित चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए इसमें शामिल होगा। इस आंदोलन में या इस सभा में वो तभी शामिल होता है जब उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसे इसमें जोखिम भी कम हो और लाभ अधिक हो। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि हमारा फायदा ज्यादा हो, किसी भी प्रकार की जोखिम ना हो, किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो और फायदा उसे हो, तो इसे हम द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर का ही, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन की सीमाएं क्या क्या है। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन की सफलता संसाधनों एवं योग्यताओं पर निर्भर करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। कोई सा भी सामाजिक आंदोलन हो, उसकी सफलता जो है, मतलब वो सही है या नहीं है, या फिर उसके द्वारा किए गए आंदोलन से कुछ प्रभाव हुआ या नहीं हुआ, ये वहां के आंदोलन करने वाले के संसाधनों और उसके कौशल योग्यता पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर हमारा कहता है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। इसे भी समझ लेते हैं कि संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत क्या होता है। सामाजिक आंदोलन नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, संचार सुविधा एवं एकत्र करना इसकी सफलता का जरिया है। ध्यान से समझिएगा, संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाता है तो एक नंबर में ये प्रश्न आपके क्लास 12th के बोर्ड में पूछा जा सकता है। सामाजिक आंदोलन का जो है वो नेतृत्व वहां के संगठन, उसका पावर, क्षमता, उसके संचार की सुविधाओं पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। और यदि इसकी सीमाओं की बात की जाए तो प्राप्त संसाधनों की सीमा में वंचित नहीं है, एक नए प्रतीक एवं पहचान की रचना भी कर सकती है। इसकी जो सीमाएं हैं, ये क्या है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हमें प्राप्त होते हैं वो उनसे वंचित नहीं है, एक नए प्रकार के चिन्ह का, पहचान का रचना भी किया जा सकता है। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास एक्शन थे जो मैंने आपको बताया है कि सामाजिक आंदोलन के
सिद्धांत में आपको इसको लिखना है। पहला है सापेक्षिक वचन का सिद्धांत, दूसरा है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन और तीसरा है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन के प्रकार। अब यहाँ पे भी समझ लीजिए, हमने अभी अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ना है कि सामाजिक आंदोलन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन के भी मुख्य रूप से तीन ही प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। सामाजिक आंदोलन के भी मुख्य रूप से तीन ही प्रकार होते हैं। पहला है, यहाँ पे नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी करके दिया हुआ है, प्रतिदानात्मक आंदोलन, दूसरा है सुधारवादी आंदोलन और तीसरा है क्रांति आंदोलन। अब इन तीनों पॉइंट्स के बारे में भी हम समझ लेते हैं कि प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या है, सुधारवादी आंदोलन क्या है, क्रांति आंदोलन क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है प्रतिदानात्मक आंदोलन। ये क्या होता है? व्यक्तियों की चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, प्रतिदानात्मक आंदोलन जो होता है वो समाज में रह रहे व्यक्ति या फिर जनता की चेतना, उनके बुद्धि को खोलने, उनको विकास करने में परिवर्तन लाता है। जैसे केरल के इजवाहा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। उनके समाज में जो प्रथा बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, उनको उन्होंने बदला नारायण गुरु के नेतृत्व में। कहाँ के लोगों ने? केरल के इजवाहा समुदाय के लोगों ने। तो ये हमारा प्रतिदानात्मक आंदोलन हुआ। वहीं पे दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? सुधारवादी आंदोलन है। 2 नंबर हमारा कहता है सुधारवादी आंदोलन। सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे एवं प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलना। जैसे 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं सूचना का अधिकार। हमने कई सारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ रखा है कि शुरुआत में जब राज्यों का निर्माण हुआ तो राज्य का निर्माण उनकी भाषाओं के आधार पर हुआ। इसी कारण से कांग्रेस का जब बैठक हुआ था तो उसमें यही बातें नागपुर में चर्चा किया गया था, नागपुर अधिवेशन में, कि अब राज्यों का जो निर्माण होगा वो उनके भाषा के आधार पे होगा। तो देखिए, यहाँ पे सुधारवादी आंदोलन में यही सब बातें आ सकती है कि जो मुद्दा नागरिकों के हित में है, जो आगे चल के कई सारे बदलाव के रूप में देखा जाता है, जो उनके प्रगति और विकास करने में उनकी सहायता करता है। जैसे कि 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और सूचना का अधिकार, जिसे सूचना का अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सूचना का अधिकार मैंने आपको पढ़ाने समय ये भी बताया था कि ये बीबीआई पॉइंट रहेगा, इसे आपको डिटेल्स में भी बताना पड़ सकता है क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इसे सही तरीके से याद रखिएगा। वहीं पे अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा कहता है क्रांति आंदोलन। अब हम जान लेते हैं कि क्रांति आंदोलन किसे कहते हैं। क्रांति आंदोलन क्या होता है? सामाजिक संबंधों में आमूल परिवर्तन करना, राज सत्ता पर अधिकार करना। जैसे वॉल्शेविक क्रांति, जिसमें रूस में जार का अधपस्त किया। आपको रूस की क्रांति क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर के हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि कैसे जार निकोलस द्वितीय ने वॉल्शेविक क्रांति के दौरान, वहां जार निकोलस द्वितीय जो था वो वहां का राजा हुआ करता था। तो ये हमारा जो है वो क्रांति आंदोलन है। क्रांति आंदोलन में हम रूस की क्रांति से पहले फ्रांस की क्रांति को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें लुई 16वां फ्रांस का राजा हुआ करता था और उसने अपने राज्य को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसके कारण वहां पे जो टैक्सेस थे वो तीसरे पार्टी के लोगों से ज्यादा लिया जाने लगा और इसके बाद तीसरे पार्टी के लोग भड़क गए और उन्होंने क्रांति कर दिया। तो सबसे फर्स्ट क्रांति और रेवोल्यूशन तो हम रूस के क्रांति को ना कह के फ्रांस की क्रांति को कहते हैं, क्योंकि फ्रांस के क्रांति के बाद ही रूस की क्रांति हुई है। वॉल्शेविक क्रांति को ही हम रूस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये बात याद रखना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो फर्स्ट था और जो रसिया का रेवोल्यूशन है, जो वॉल्शेविक क्रांति है, वो सेकेंड नंबर पे आता है। तो ये सारे क्रांति को आप क्रांति आंदोलन के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन के अन्य प्रकार। अब हम सामाजिक आंदोलन मतलब कि सोशल मूवमेंट्स के दूसरे प्रकार को भी देखेंगे कि क्या है, क्योंकि अभी तक हमने सोशल मूवमेंट से जुड़े कई सारे मुद्दों को डिस्कस किया है। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन के अन्य प्रकार में सबसे पहले नंबर पे आता है पुराना सामाजिक आंदोलन। आजादी से पहले की बात हो रही है। ये 1947 में जब से हमारा भारत आजाद हुआ, उससे पहले जो समाज के लिए आंदोलन हुआ है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं उससे पहले
आजादी से पहले बाल विवाह के लिए हुआ है, सती प्रथा के लिए हुआ है, और इसके बाद गुलाम के लिए हुआ है, जिसे पहले गुलाम बना के या फिर बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था, इन सब के लिए क्रांति हुई है। इसके अलावा नया सामाजिक आंदोलन भी है जो आजादी के बाद वगैरह में हुआ है। तो ये पुराना सामाजिक आंदोलन और नया सामाजिक आंदोलन क्या है, अब इसे समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे मैंने आपको बताया है पुराना सामाजिक आंदोलन जो आजादी से पहले हुआ है। तो देखिए, नारी आंदोलन हुआ है हमारे भारत देश के अंदर आजादी से पहले। महिलाओं को लेके कई प्रकार के आंदोलन किए गए हैं। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन हुआ है, बाल विवाह के लिए आंदोलन हुआ है, जाति प्रथा के विरुद्ध और राजनीति, ये सारे जो आंदोलन थे ना, ये बहुत ज्यादा मतलब वायलेंट नहीं था। ये सब राजनीतिक दायरे में ही होते थे, शांति से ही होते थे। हाँ, किसान आंदोलन इसमें एक ऐसा आंदोलन था जिसने हिंसा किया था, इसी कारण से इसे हिंसात्मक आंदोलन के अंदर भी रखते हैं। तो ये पुराना सामाजिक आंदोलन है जो आजादी से पहले हुआ। अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे नया सामाजिक आंदोलन देख लेते हैं जो आजादी के बाद या आजादी के समय हुआ। तो देखिए, शुद्ध वातावरण बनाने के लिए, शुद्ध पर्यावरण के लिए जो है, जो राजनीतिक दायरे में ही हो रहा है, इन सभी को हम नया राजनीतिक आंदोलन या सामाजिक आंदोलन कहेंगे। इससे राज्य पर दबाव डाला जाता है। क्या किया जाता है? अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए राज्यों के ऊपर, सरकारों के ऊपर दबाव डाला जाता है। और ये आजादी के बाद से लगभग लगभग शुरू हुआ है। इसी कारण से इसे हम नया सामाजिक आंदोलन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पारिस्थितिकीय आंदोलन क्या है। पारिस्थितिकीय आंदोलन भी VVI रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर 2 नंबर में। तो देखिए, जीव विज्ञान एवं भूगोल की एक शाखा है। ये हमारा बायोलॉजी और जियोग्राफी का दोनों का मिक्सचर है। ये एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हमें क्या देखना होता है, जीव के समुदाय के बारे में और उसके पर्यावरण के साथ साथ उसके संबंध कैसे हैं। किसी भी जीव जंतु को कहीं भी रहने के लिए इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो इनके बीच के जो संबंध है, इसके बारे में ही हम जो जानकारी अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, इसको हम पारिस्थितिकीय कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। ये बातें हमने क्लास 6 से पढ़ते हुए आए हैं कि जो जानवर या फिर जो पक्षी या जो मनुष्य या फिर जो वनस्पति जिस जगह का है ना, उसे आप सही तरीके से वहीं पे उगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं सफेद भालू की, तो आपको पता है कि सफेद भालू हिमालय की तराइयों में मिलता है। उसे अगर मैं चाहूं तमिलनाडु में रखना, तो क्या वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसी कारण से कहा गया है, जितने भी जंतु हैं, जितने भी कीट हैं, जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी एक निश्चित वातावरण में ही होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि चिपको आंदोलन के बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है और एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने बनाया है चिपको आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पे ये उत्तराखंड में वनों को काटने से रोकने तथा पर्यावरण को बचाने के लिए स्त्रियां क्या की, पेड़ों के साथ चिपक गई। और ये आंदोलन याद रखिएगा कहाँ हुआ था, ये हुआ था उत्तराखंड में। तो यहाँ पे महिलाओं ने पेड़ को कटने से बचाने के लिए और अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों से चिपक गई और कही कि पहले मुझे काटो, फिर पेड़ को काटना। तथा पेड़ काटने उन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार यह आंदोलन जो है वो आर्थिक, पारिस्थितिकीय एवं राजनीतिक दोनों बन गया। तो यहाँ पे आपने पारिस्थितिकीय आंदोलन के बारे में समझ लिया। अब हम बात करेंगे वर्ग आधारित आंदोलन के बारे में। तो वर्ग आधारित आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन 1858 से 1914 के बीच स्थानीयता, विभाजन एवं विभिन्न शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत्त हुआ। ये 1858 से 1914 के समय के बीच में जो है वो खेती को लेके, हालांकि इसे मुख्य रूप से किसान की अहम भूमिका थी, किसानों ने इसमें अहम भूमिका दिखाई थी, इसको लेके यहाँ पे आंदोलन हुआ। तो देखिए, आपको कुछ डेट याद रखने पड़ेंगे, कुछ तारीख याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला तो है 1859 अर्थात 1859 से 1862 तक नील की खेती का विरोध हुआ। नील की जो खेती अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारतीय किसानों से जबरन करवाया जाता था, इसके खिलाफ आंदोलन होना शुरू हुआ। सेकेंड पॉइंट है 1857 दक्षिण का विद्रोह में साहूकार के विरोध में यह विद्रोह हुआ। जो साहूकार थे, जो इंटरेस्ट पे पैसे देते थे, उनके खिलाफ यह विद्रोह हुआ। तीसरा है 1928 लगान विरुद्ध आंदोलन यहाँ पे हुआ सूरत में। इसके अलावा 1920 में ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों का विरोध हुआ। क्लास 8 में आपने ब्रिटिश सरकार के 4 वो नियम
आपको याद होंगे जो हमारे भारतीय जंगलों के ऊपर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे जो अंग्रेजों ने हमारे जंगलों के ऊपर जो कानून बनाया था और उसका बंटवारा किया था, इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1920 से 1940 ऑल इंडिया किसान सभा, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया था, जिसमें मैंने आपको राजेश टिकैत के पिताजी के बारे में समझाया था कि कैसे उन्होंने 1920 से 1940 में ऑल इंडिया किसान सभा का नेतृत्व किया था। आज उनके बेटे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारा पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी में कंप्लीट हो रखा है, आपको पहले के वीडियोस देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता के समय दो मुख्य किसान आंदोलन कौन कौन से हुए थे। तो देखिए, जब हमारा भारत आजाद हो रहा था उस समय किसानों के जो दो मुख्य आंदोलन है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला तो 1946 से 1947 में तिभागा आंदोलन हुआ था, पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट रहेगा। VVI है तिभागा आंदोलन। यह संघर्ष जो था वो पट्टेदारी के लिए हुआ था, याद रखिएगा। तिभागा आंदोलन जो था किसानों के द्वारा 1946 से 1947 में किया गया था और यह आंदोलन पट्टेदारी के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे हमारा कहता है 1946 से 1951 ये तेलंगाना आंदोलन था। यह हैदराबाद के सामंती दशाओं के विरुद्ध था। जो सामंत हुआ करते थे, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनके खिलाफ तेलंगाना में यह आंदोलन किया गया था। तो ये स्वतंत्रता के समय के दो मुख्य किसान आंदोलन के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता के बाद दो बड़े सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए। तो देखिए, पहला तो आप लिख लीजिएगा नक्सली आंदोलन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा नक्सली आंदोलन, क्योंकि यही एक ऐसा आंदोलन था जो बहुत हिंसात्मक है और अभी आपने बुक में भी पढ़ा है। ये अभी के समय भी हमारे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ये कई राज्य, मतलब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में ये नक्सली फैले हुए हैं और हालांकि अब इन्हें आतंकवादी का दर्जा दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि 1967 में, और नक्सली आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में एक गांव है नक्सलवाड़ी, वहां से कि किसानों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था और उन्होंने आंदोलन करने के लिए मतलब हिंसा का रास्ता चुना, बंदूकें उठा लिया, बम उठा लिया और यह आंदोलन जो है वो हिंसात्मक हो गया और नक्सलवाड़ी के किसान ने ही यह आंदोलन किया था, इसीलिए इसे फिर इसी नाम से नक्सली आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। और दूसरा था नए किसानों का आंदोलन, जो 1947 के आजादी के बाद नए किसान थे, उन्होंने जो आंदोलन करना शुरू किया उसके बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद दो बड़े सामाजिक आंदोलन यही थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नए किसान आंदोलन। अब हम बात कर लेते हैं नए किसान आंदोलन। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट तो हमारा कहता है 1970 में पंजाब एवं तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ। 1970 से पंजाब और तमिलनाडु में किसानों के द्वारा आंदोलन शुरू हुआ। दल रहित थे, ये किसी भी दल में नहीं थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं थे। ये अपने किसानी को लेके, अपने किसान भाइयों को लेके, अपने खेती को लेके, अपने जमीन को लेके, अपने खेती के तरीकों को लेके आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे। ये अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे थे। तमिलनाडु वाले तमिलनाडु के अंदर कर रहे थे, आंध्र प्रदेश वाले आंध्र प्रदेश के अंदर कर रहे थे, पंजाब वाले पंजाब के अंदर कर रहे थे, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे थे। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कृषक के स्थान पर किसान जुड़े हुए थे। किसान उन्हें कहा जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन एवं खरीद दोनों में बाजार से जुड़े होते हैं। तो कृषक के स्थान पर किसान जुड़े हुए थे, याद रखिएगा, कृषक के स्थान पर किसान जुड़े हुए थे। और किसान किसे कहते हैं? किसान उन लोगों को कहते हैं जो वस्तुओं का उत्पादन भी करता है और उसको खरीद बेच भी करता है, मतलब कि मार्केट से सीधा जुड़ाव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स के बारे में, उधार की वापसी के बारे में मांगता, मतलब कि जिस प्रकार से सरकार का कर्जा इनके ऊपर चढ़ता जा रहा था, बिजली का बिल चढ़ता जा रहा था, बीजों का पैसा देना था, टैक्स देना था, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के आंदोलन हुए। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सड़क एवं रेल मार्ग को बंद किया गया था। सड़कों को रोक दिया गया, रेल मार्ग को बंद कर दिया गया। इसमें महिला के मुद्दों को भी शामिल किया गया था। किसान आंदोलन में लेडीज अर्थात महिला, नारी के मुद्दों को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कामगारों का आंदोलन। देखिए, 1860 में कारखानों में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ।
कच्चा माल भारत से ले जाकर इंग्लैंड में निर्माण किया जाता था। ये तो आपको पता है। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ था? औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा भारत में आए और धीरे धीरे हमारे यहाँ के राजाओं को साइड करके खुद को भारत का नेता, या फिर आप कह सकते हैं राजा, या फिर अपने आप को भारत का मालिक बताने लगे। और उसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ के कच्चे माल को अपने देश इंग्लैंड ले जाते थे और वहां से प्रोडक्ट बना के वापस लाके उन्हीं चीजों को हमें महंगे दामों में बेचा करते थे। क्या हुआ, इसमें कुछ पॉइंट्स है उनको जान लीजिए। बाद में ऐसे कारखाने को मद्रास, मुंबई और कोलकाता में स्थापित किया गया। इसी कारण से आज भारत में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास बहुत ही बड़े बड़े शहरों के रूप में स्थापित हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, कामगारों ने अपनी कार्य दशाओं के लिए विरोध किया। जो काम करने वाले वर्कर थे, जो लेबर थे, उनकी स्थिति दयनीय थी। उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था और इसके एवज में उन्हें पैसे सही तरीकों से नहीं दिया जाता था। उन्होंने इसका विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1918 के शुरुआत में सर्वप्रथम मजदूर संघ का स्थापना हुआ। सबसे पहले 1918 में मजदूरों ने अपने एक संघ का स्थापना किया। 1920 में एटक की स्थापना हुई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक। इसमें सारे वो वर्कर थे और उनके हित की बात की जाने लगी। कार्य के घंटों की अवधि को घटाकर 10 घंटे कर दिया गया। मतलब जो पहले इनसे 15 घंटे 16 घंटे काम करवाए जाते थे, उसको घटाकर सिर्फ अब 10 आवर के काम को करना था। मतलब अब वर्कर को, लेबर को सिर्फ और सिर्फ किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या जहां भी वो काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अब 10 घंटे ही काम करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसने मजदूर संघों के पंजीकरण की प्रावधान किया और कुछ नियम भी बनाए गए मजदूरों को लेके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जाति आधारित आंदोलन। अब जाति के आधार को लेके जो आंदोलन हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला दलित आंदोलन हुआ है। दलितों ने जो आंदोलन किया उसे हम दलित आंदोलन कहते हैं। पिछड़े वर्ग का भी आंदोलन हुआ है, उच्च जाति का भी आंदोलन हुआ है, जनजातीय आंदोलन हुआ है। दलित का मतलब होता है समाज में दबे कुचले लोग। पिछड़े वर्ग का आंदोलन का मतलब भी यही होता है जो समाज में पिछड़े होते हैं, जिनको सारे सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। उच्च जाति का आंदोलन करने का मतलब है समाज के जो उच्च लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, इन लोगों का आंदोलन। और जनजातीय आंदोलन कहने का मतलब हो गया जो लोग जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, उन लोगों ने भी आंदोलन किया। तो ये जितने भी आंदोलन है ये जाति आधारित आंदोलन है। दलित आंदोलन हो जाए, या फिर पिछड़े वर्ग का आंदोलन हो जाए, या फिर उच्च जाति का आंदोलन हो जाए, या फिर जनजातीय आंदोलन हो जाए, ये सारे जाति आधारित आंदोलन है। हालांकि मैं आपको अभी एक एक करके सारे पॉइंट्सों को डिटेल्स में बता देता हूं कि दलित आंदोलन क्या था, पिछड़े वर्ग का आंदोलन क्या था, उच्च जाति का आंदोलन क्या था, जनजातीय आंदोलन क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दलित आंदोलन के बारे में कि दलित आंदोलन क्या था। दलित शब्द मराठी, हिंदी, गुजराती एवं अन्य भाषाओं के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। दलित समानता, आत्मसम्मान, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष कर रहे थे। याद रखिएगा, ये जो दलित लोग थे ये समानता का अधिकार सोच रहे थे, खोज रहे थे, समाज में समानता का अधिकार प्राप्त करना चाहते थे कि उन्हें भी समान नजरों से देखा जाए, उनका भी सम्मान किया जाए, उनसे छुआछूत की भावना न रखा जाए। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण है, मध्य प्रदेश में चमारों का सनातनी आंदोलन। मध्य, पहला याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जो चमार जाति के लोग थे उनका सनातनी आंदोलन के बारे में है। दूसरा है पंजाब में आदि धर्म आंदोलन। तीसरा है महाराष्ट्र में महार आंदोलन। आगरा में जाटों की गतिशीलता। दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। ये जितने भी आंदोलन है ये दलित आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। दलितों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया है। अब हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर पे है पिछड़े वर्ग का आंदोलन। अब हम पिछड़े वर्ग के आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। पिछड़ी जाति वर्गों की राजनीतिक इकाइयों के रूप में उदय हुआ। जो पिछड़ी जाति के लोग थे उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू हुआ, उनका भी आंदोलन होना शुरू हो गया। औपनिवेशिक काल में राज्य अपनी सुरक्षा का वितरण जाति आधारित करते थे। जाति के अनुसार वो अपनी सुरक्षा का वितरण करते थे। लोग सामाजिक और राजनीतिक पहचान के लिए जाति में रहना चाहते थे, क्योंकि जातियों का वैल्यू था, उच्च जाति के लोगों का कुछ ज्यादा ही वैल्यू था। आधुनिक काल में
अभी के समय में अपने कर्म कांड विषय वस्तु छोड़ने लगे और राजनीतिक गतिशीलता के पंथ निरपेक्ष हो गए। बहुत सारे ऐसे पिछड़े लोग थे जो अपने पहले के कार्यों को छोड़ के दूसरे कामों में आने लगे, दूसरे व्यापार को अपनाने लगे। वहीं पे अगर हम उच्च जाति जो तीसरे नंबर पे हैं, उच्च जाति के आंदोलन की बात करें तो दलित एवं पिछड़ों के बढ़ते प्रभाव से उच्च जातियों ने उपेक्षित महसूस किया। जो ऊंचे लोग थे, जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, उनको लगा कि अब दलित बढ़ रहा है, अब दलित प्रभाव में आ रहा है, तो इनको अपनी गरिमा भंग होती नजर आई, तो इन्होंने भी आंदोलन किया है। इसी आंदोलन को हम उच्च जातीय आंदोलन कहते हैं। और चौथे नंबर पे है हमारा जनजातीय आंदोलन। ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि जनजातीय आंदोलन क्या है। जनजातीय आंदोलन में से कई मध्य भारत में स्थित है, जैसे छोटे नागपुर की बात करें और संथाल परगना में स्थित संथाल, मुंडा, उराव, मीना आदि इसके उदाहरण है। ये जनजातीय आंदोलन जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते थे या जंगलों के आसपास रहते थे, इन्होंने जो आंदोलन किया है उसे हम जनजातीय आंदोलन कहते हैं। कुछ आंदोलन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि झारखंड की अगर हम बात करें तो बिहार से अलग होकर 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा, पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही था। तो 2000 ईस्वी में बिहार से टूटकर झारखंड का निर्माण हुआ। दूसरे नंबर पे है आंदोलन की शुरुआत जो है वो बिरसा मुंडा ने किया था। याद रखिएगा, यहाँ पे आंदोलन की जो शुरुआत है वो बिरसा मुंडा ने किया था। तीसरे नंबर पे है ईसाई मिशनरी ने साक्षरता का अभियान चलाया था। यहाँ पे दिक्कुओं मतलब जिसे हम व्यापारी एवं महाजन कहते हैं, उनके प्रति घृणा की भावना थी। नेक्स्ट है आदिवासियों को अलग थलग किया जाना। तो ये सारे कुछ झारखंड के अंदर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पूर्वोत्तर राज्यों का आंदोलन, वन भूमि से लोगों का विस्थापन और पारिस्थितिकीय मुद्दे। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के आंदोलन में आपको मैंने कई बार बताया है कि जो लोग जंगलों में रहते थे उन्हें जंगल से निकाल दिया गया, जंगलों की कटाई की गई, सरकार ने जंगलों को बेच दिया, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पैसे वाले सेठ के यहाँ से जंगलों को बेच दिया और वहां पे फैक्ट्रियां बनाई, वहां पे मशीनरी लगाया। तो इससे वहां के रहने वाले जो लोग थे उनका विस्थापन होना शुरू हो गया, उनको वो जंगल छोड़ के जाना पड़ा। इसके लिए कई प्रकार के आंदोलन वहां पे किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है महिलाओं का आंदोलन। अब इसे समझ लेते हैं। पहला पॉइंट तो है 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। 1970 में भारत के अंदर महिला आंदोलन की शुरुआत हुई। महिला आंदोलन स्वायत्त थे तथा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थे, उन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने हक का डिमांड था। महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में अभियान चलाए गए, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था, महिला को प्रताड़ित किया जाता था, महिला को परेशान किया जाता था, इसके बारे में कई प्रकार के आंदोलन और अभियान के द्वारा समाज को, सरकार को बताया गया। स्कूल में प्रार्थना पत्र में माता पिता दोनों का नाम शामिल किया गया। पहले जो पिता का नाम था वो सिर्फ, उसमें माता का नाम भी शामिल किया गया। यौन उत्पीड़न एवं दहेज के विरोध में कई प्रकार के आंदोलन हुए और इसके बाद समाज के अंदर कई प्रकार के कानून भी बनाए गए यौन उत्पीड़न और दहेज के विरोध में। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको कुछ महिला संगठनों के नाम बता देता हूं। जैसे पहला है विमेंस इंडिया एसोसिएशन जो 1971 में बना था, और दूसरा है ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस जो 1926 में बना था। तो ये दो याद रखिएगा महिला संगठनों के नाम, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपने देखा कि इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे समाप्त हो गए। चैप्टर के अंदर के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको समझा दिया गया है। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।